गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम सिविक्स का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑन इक्वालिटी। आज उसका पार्ट 3 है और आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वल जो है माना गया है, लेकिन इन रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बिल्कुल क्या है, हटके है। हकीकत में अगर आप देखते हो हमारे समाज में सभी लोग बराबर नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसमें पढ़ा था कि जैसा कि हमारा संविधान कहता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी करता है कि जो भी इंडिया का जो सिटीज़न है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लोअर क्लास हो या अपर क्लास, सब क्या है, इक्वल हैं। तो अब क्या है, सरकार के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती होती है कि भी जो संविधान में लिखा गया है उसको पूरे देश पे लागू भी करवाना होता है। सबको बराबर रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 तरीके हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि एक तो कुछ कानून बनाए गए हैं ताकि सभी लोगों को इक्वल रखा जा सके, उनके साथ कभी भी इनइक्वालिटी ना हो। दूसरा क्या बताया था कि कुछ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स वगैरह लेकर आती है, स्कीम्स लेकर आती है ताकि जो लोग जो इन चीज़ों जो लोग जो पीछे रह गए हैं और जिन्हें कभी अवसर नहीं मिला आगे आने का, उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिले, ठीक है। और ये भी बताई जाती है कि जिन लोगों को जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को पहले के टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कुछ भी करने का, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो भी बाकी लोगों के बराबर आ सकें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी जो है कैसी कैसी जो है स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो है हमारे गवर्नमेंट लेकर आती है। तो कुछ ऐसा ही कुछ इसमें दिया हुआ है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। देखो, हमारी जो सरकार है उसने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, वो है मिड डे मील। आप जानते हो जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें खाना मिलता है वहाँ पर। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. ये मतलब ये लगा लो कि जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल में हर बच्चे को क्या मिलता है, दोपहर को लंच मिलता है, स्कूल प्रोवाइड करवाता है उसे। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। और ये जो स्कीम लाने वाला पहला राज्य कौन था, पहला स्टेट था तमिलनाडु। तो ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वो कौन सा स्टेट था जिसने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी थी, तो आपको याद रखना है वो था तमिलनाडु। और ये कब स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कब स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो ये 2001 में स्टार्ट हुई थी। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। फिर जैसे तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश दिया कि सभी राज्यों को कि वो भी जैसे तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी, ऐसे वो भी अपने राज्यों में से स्टार्ट करे 6 महीने के अंदर अंदर। दिस प्रोग्राम हैज़ had any positive effects, has an any। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, मतलब नेगेटिविटी नहीं आई, इससे पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिले जैसे ये मिड डे मील स्टार्ट हुआ। क्या हुआ देखते हैं कैसे। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलर अटेंडिंग स्कूल। अब क्या हुआ था कि जो बेचारे जो गरीब बच्चे थे वो क्या करने लगे, क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि स्कूल में मिड डे मील मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, स्कूल में आने लगे और रेगुलर रहने लगे। पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे जैसे आधी छुट्टी हो गई घर चले गए, अब ऐसा नहीं होता है। आपको पता है टाइम है आपको फिक्स। पहले तो क्या होता था, 1-2 क्लास लगाई, भूख लगी तो घर चले गए, बस फिर वो वापस नहीं आए। तो ये होता था, बहुत टाइम की बात है पहले की। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये सब स्टार्ट किया था ताकि बच्चों की अटेंडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए स्कूल में और वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्कूल में रहें, ताकि तभी स्कूल में कुछ ज़्यादा देर तक रहेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे वो। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. जैसे कि टीचर्स ने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में ये बताया कि पहले तो क्या होता था, बच्चे लंच करने के लिए घर जाते थे तो वापस ही नहीं आते थे स्कूल। लेकिन अब जब से मिड डे मील स्कीम्स शुरू हुई है स्कूल्स के अंदर, तब से क्या है, बच्चे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में आने लगे हैं।
Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do this. अब क्या होता था कि जब बच्चे घर चले जाते थे तो उसमें क्या होता था, जो भाई उनकी जो मदर्स होती थी उन्हें अपना काम छोड़कर आना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई बच्चों के लंच का टाइम हो गया तो उन्हें घर जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता थी, उनके काम में भी डिस्टर्बेंस होती थी। तो अब जैसे कि मिड डे मील्स कुछ शुरू हो गया तो बच्चे स्कूल में ही रहने लगे काफ़ी देर तक। तो जो लेडीज़ थी, जो उस टाइम पे वीमेन जो वर्किंग काम करती थी, तो उनके लिए फ़ायदा हो गया था। दिस प्रोग्राम has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. एक हमारी जो धारणा बन रखी थी कि एक लोअर कास्ट के साथ जो नीची जात है तो उसके साथ हम खाना बैठ कर नहीं खाएंगे, तो इस स्कीम ने जो है एक ये जो हमारे बीच में जो अंतर था हमारे समाज में उसको कम करा है एक तो, ठीक है, क्योंकि सभी एक साथ बैठ के खाते थे। एंड क्वाइट इन फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। अब देखो इसमें एक और बात, जो खाना बनाने वाली होती थी वो भी कौन होती थी, दलित होती थी, मतलब लोअर कास्ट वाली। The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. तो ये इससे उन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिला जो बेचारे बच्चे गरीब है, जिनके घर में मतलब खाने के भी दाने नहीं है, तो वो बच्चे आने लगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर वो खाना मिलेगा, भरपेट वो खाना खाएंगे। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, तो सरकार जो ये प्रोग्राम्स लेके आती है इनका बहुत बड़ा जो है रोल रहता है कि जो अपॉर्चुनिटी जो सरकार दे रही है इन लोगों को उनके लिए, ठीक है ना, बराबर रखने वाली इक्वालिटी। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट अपना काम अभी भी कर रही है, पहले भी करती आई है और अब भी कर रही है, ताकि जो ये सभी को क्या रखा जा सके, इक्वल रखा जाए, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं समानता के बारे में। There is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools and the rich attend and those that the poor attend. अब क्या है कि इस मिड डे मील्स स्कीम से जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल में क्या आने लगे और उनकी अटेंडेंस बढ़ने लग गई, लेकिन स्कूल में बच्चे जाने तो लग गए, लेकिन वो बच्चे जाते कौन से स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा क्या है, उनकी एजुकेशन में डिफरेंस मिलता है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट में जाते हैं, उनकी एजुकेशन के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। There continues to be big difference in our country between schools that rich attend. Even today, there are several schools of the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated. आज भी ऐसा बताया कि हमारे देश में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे दलित बच्चों के साथ जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था वैसा उनके साथ भी भेदभाव करा जाता, उन्हें समान नहीं समझा जाता। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. अब इसमें क्या बताया कि हमारे देश में ऐसे स्कूल हैं जिनमें, जैसे मैंने बता दिया, बच्चों के साथ भेदभाव होता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको कह दिया कि सब बराबर हैं, लेकिन इन रियलिटी अगर आप देखते हो तो लोग जो हैं, लोगों की जो थिंकिंग है वो ऐसी नहीं है। अभी भी आपको समाज में ऐसे प्रिजुडाइज ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये अभी भी दूसरे जो नीची कास्ट के लोग हैं उनको अपने बराबर नहीं समझते। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इसका जो मेन रीज़न क्या है कि हमारा जो नज़रिया है वो एकदम से नहीं बदलेगा लोगों का, वो धीरे धीरे बदलेगा। और वो धीरे धीरे कैसे बदलेगा कि जब लोगों को क्या करा जाएगा, एजुकेटेड होंगे। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो धीरे धीरे उनकी थिंकिंग भी चेंज होएगी। इवन दो पर्सन्स आर
aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. अब इसमें क्या बताया है कि लोगों को ये पता है कि ये भेदभाव कर रहे हैं वो हमारे कानून के क्या हैं, हमारे लॉ के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो ये बात जानते हुए भी वो क्या करते हैं, जाति, धर्म, अपंगता, देखो इसमें लिखा है डिसेबिलिटी होता है अपंगता, ठीक है, या आर्थिक स्थिति या महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं. It is only when people begin to believe that no one is inferior, that every person deserves to be treated with dignity, that present attitude can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. अब क्या है कि जो हमारा अभी एट प्रेजेंट जो हमारा व्यू है देखने का क्या है, वो अगर हम जो से समाज में जो लोग हैं अगर उनका थिंकिंग को बदलना है तो तभी पॉसिबल है जब वो लोग ये मानने लग जाएंगे कि सभी क्या है, इक्वल है और सभी के साथ हमें एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे कोई वो अमीर हो, सबकी अपनी डिग्निटी है. और जब तक लोग ये नहीं मानने लग जाएंगे कि सब बराबर है, सबकी अपनी अपनी जो है डिग्निटी है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक, अब क्या है, जो समानता जो है उसको स्थापित करने का एक जो संघर्ष कर रही है जो कि हमारे समाज है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है. और बाकी आप इसके बारे में और डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे. अब इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी कि और दूसरे देशों में भी इस ऐसे ही कुछ जो है इश्यूज चलते रहते हैं इक्वालिटी को लेकर. वो कैसे हैं देखते हैं. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी, वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. आपके दिमाग में आता होगा कि सिर्फ एक इंडिया ही एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पर लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है, जहाँ पे लोग संघर्ष करते रहते हैं अपने इक्वालिटी के लिए. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. सिर्फ एक हमारा भारत देश ही ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जो है संघर्ष करते लड़ते हैं कि वो हमें अपने आप को बराबर लाने के लिए बाकी लोगों के बराबर. ऐसा सभी देशों में होता है, ठीक है, जहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर होता है ऐसे उनके देश में भी चलता रहता है. जैसे एग्जाम्पल लिया है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर स्लेव हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल. अगर हम बात करें तो जो अफ्रीकन्स हैं इनको क्या करा जाता था अमेरिका के अंदर, क्या है, जो वो माना जाता है कि अमेरिका में सारे वाइटिश पीपल थे और अफ्रीका के लोग जो है यहाँ पर काम करने आ गए थे तो वो यहीं पर आकर बस गए थे. तो जो अफ्रीका के लोगों को अमेरिका में लाया जाता था उन्हें क्या बनाया जाता था, स्लेव. स्लेव क्या होता है, गुलाम, ठीक है, उन्हें ऐसे गुलाम की तरह ट्रीट करा जाता था. In despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equal rights for African Americans. अब क्या हुआ था कि भाई जो लोग अफ्रीका से आए हुए अमेरिका में बस गए तो अमेरिकन ही बन गए थे, लेकिन उनका रंग काला था, इसलिए अमेरिकन क्या करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें कभी अपने बराबर नहीं समझते थे. तभी 1950 में जो है बहुत बड़ा मूवमेंट चला, एक आंदोलन चला जिसमें वो अपने राइट्स के लिए उन्होंने लड़ा कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे अमेरिकन को मिले हैं. Prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States, denied equality through law. वे आज भी क्या करते हैं, जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं. जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ. इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था.
जैसे एग्जाम्पल दिया है, ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट दी back of the bus or get up from their seat whenever a whitish person wish to sit। अब कैसे बताया है कि कैसे उनके साथ अनइक्वल ट्रीट होता था, इनइक्वालिटी कैसी थी अफ्रीकन लोगों के साथ में, कैसे होता था कि जैसे कि किसी बस में वो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कोई वाइटिश पीपल आ गया, कोई गोरा आदमी आ गया, तो उन्हें या तो बस के पीछे बैठना पड़ता था सबसे लास्ट वाली सीट पे, या फिर अगर जगह नहीं है तो उसे उठकर उसे सीट देनी पड़ेगी। जैसे अपने इंडिया में होता है कि अगर कोई लेडीज़ है तो उसको सीट दे देते हैं, हम उठ जाते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो आप देखते हो तो ऐसा क्या होता था, अफ्रीकन अगर कोई अफ्रीकन है तो उसे ऐसा करना पड़ता था। Rosa Parks was an African American woman. From a long day at work, she refused to give up to seat on a bus to a white man। अब इसमें बात कर रहे हैं रोज़ा पार्क के बारे में। एक लेडी है जो कि अफ्रीकन थी, ठीक है, वो अमेरिकन वुमेन है क्योंकि अमेरिका में रह रही थी। वो अपने इतने लंबे टाइम से काम करके वो आती है, तो वो बस में बैठी हुई होती है और वो क्या करती है, मना कर देती है कि कोई आता होगा वाइट मैन, उसको सीट देने से वो मना कर देती है। ऑन 1 December 1955, her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movements। उस दिन के बाद से माना जाता है कि जब ये रोज़ा पार्क ने ऐसा किया था, तब से क्या होने लग गया कि जो एक अफ्रीकन की दिन भर काम करके मैंने जिस बताए थे वो थक जाती है, वो सीट नहीं देती है, तो इसके क्या होता है कि एक नया मूवमेंट शुरू हो जाता है उस दिन के बाद से। जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसका नाम दिया था सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, याद रखना आपको कि सिविल राइट मूवमेंट क्या था, जिसमें अफ्रीका के लोगों ने ये स्टार्ट किया था ताकि उन्हें क्या मिल सके, इक्वल राइट मिल सकें। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल रिलीजन। अभी जो सिविल राइट एक्ट आया था 1964 में, ये क्या बताता है कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर, या उसके भाई वो दूसरे देश का है या फिर उसका रंग काला है, इस बेस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। अब उस दिन के बाद से ये भी कर दिया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जो अफ्रीका के जो लोग अमेरिका में सेटल हो रखे थे, उनके भी बच्चे भी बाकी स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके साथ वो पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि भाई वो अफ्रीका के तो उनके अलग से स्कूल बनाया गया उसी में उनके बच्चे जाएंगे, ऐसा नहीं, वो किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन वुमेन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। अब जो ये जो लोग थे अफ्रीकन, ये क्या थे, उस देश के गरीब लोग माने जाते थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स। कुछ मतलब इनके बच्चे तो इतने थे कि वो सरकारी स्कूल में ही जा सकते थे, and that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or to live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। अब क्या बताया जाता है कि भाई ये गरीब होते थे तो अपने बच्चों को ये सरकारी स्कूल में भेजते थे, और जो सरकारी स्कूल में क्या था कि वहाँ पर जो है इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और जो टीचर्स भी थे वो इतने एजुकेटेड नहीं होते थे जितने कि प्राइवेट स्कूल वाले होते थे। जबकि जो वाइटिश पीपल के जो बच्चे जाते थे वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ के मतलब जो गवर्नमेंट्स, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी कैसा होते थे, प्राइवेट स्कूल के बराबर के होते थे, मतलब कंपैरिजन करने पे उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। तो उनके बच्चे उसमें जाते थे लेकिन उसमें अफ्रीकन्स के नहीं जाते थे। उनको ऐसी स्कूल में भेजा, वो ऐसे स्कूल में जा पाते थे जहाँ की फ़ीस बहुत ही कम हो, और जहाँ पर फीस कम होती थी तो वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती थी, और जो टीचर्स भी होते थे वो क्या होते थे, इतने एजुकेटेड नहीं होते थे। तो ये आपका यहाँ पे एक और है, एक लास्ट पैराग्राफ बचा, ये और देख लेते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो हमारे जो डेमोक्रेसी उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। चैलेंज मीन्स चुनौती। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटेड डेमोक्रेटिक। कोई भी देश जो है उसे हम डेमोक्रेटिक देश नहीं कह सकते। कब तक? देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी
and push for a greater recognition of equality existing as well as the new issues। अब उसमें क्या बताया कि हमेशा ऐसा होता है कि जो कुछ कम्युनिटीज़ होते हैं या फिर जो कुछ लोग होते हैं जो कि क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब वो कुछ अलग बताते हैं। वो क्या कहते हैं इसमें लोग, जैसे कि हम इसे डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहते हैं कि डेमोक्रेटिक तो वो होता है जहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जनता का राज होता है, तो होता सब कुछ जनता के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी को बराबर समझा जाता है। लेकिन अगर आप, मैंने जैसे बताया, रियलिटी देखो तो ऐसा नहीं है, कि अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी इक्वल नहीं समझा जाता। तो हम ये नहीं कह सकते अभी पूरी तरह के हमारा देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या चलते रहते हैं, इशूज़ कोई ना कोई चलते ही रहते हैं। Central to this struggle for the recognition of all persons as and for the dignity to be maintained. In this, you will read about how issues of equality after various aspects of daily lives in democratic। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, आज आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।